बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, इनेक्शन नंबर ए कॉबिट। अच्छा जी, एक छोटी सी बात कल वाले से रहती थी, मैं इसके बाद करूँगा। सर जी, कॉबिट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सर जी, कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं जो इंफॉर्मेशन और रिलेटेड टेक्नोलॉजी आप जो कंट्रोल अप्लाई करते हैं उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जो कि मैनेज करता है आईटी को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट हो, ऑर्गेनाइजेशन के आईटी से रिलेटेड रिस्क को कवर किया जाए, उसको कंट्रोल अप्लाई करके इंश्योर किया जाए कि जो रिस्क हैं वो उनके लिए कंट्रोल्स हो और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जाए, ताकि आप आईटी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी को बेहतर हैंडल करने से ओवरऑल कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क इसको कह लें, इसको निज़ाम कह लें, कानून कह लें, पॉलिसी कह लें फॉर एंटरप्राइज गवर्नेंस ऑफ आईटी। एंटरप्राइज गवर्नेंस ऑफ आईटी, इदारा आईटी को किस तरह गवर्न करे ताकि इस आईटी को इस्तेमाल करते हुए इदारे के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। यस, ये असल में इसकी थीम है, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। आपकी आईटी की जो कैपेबिलिटीज है उनको इस्तेमाल करना है आपने अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बेसिकली आईटी को एक जरिया बनाना है जिससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। सर, डिलीवर वैल्यू, मैनेज रिस्क, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। द फ्रेमवर्क हैज अ ब्रॉड एंड टू एंड स्कोप। इस फ्रेमवर्क का स्कोप काफी ब्रॉडर है, सारे आईटी एक्टिविटीज अक्रॉस द एंटरप्राइज को ये कवर करता है। इंटरनल ऑपरेशंस, एक्सटर्नल सर्विसेज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फिर कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, मेकिंग इट सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी साइज। किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर सकती है। सर, अगर मैं की प्रिंसिपल्स की बात करूं तो कॉर्पोरेट 2019 इज बेस्ड ऑन टू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गाइड एंटरप्राइज गवर्नेंस ऑफ आईएनटी। एक है प्रिंसिपल फॉर अ गवर्नेंस सिस्टम, दूसरा है प्रिंसिपल फॉर अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क। और सिक्स प्रिंसिपल फॉर अ गवर्नेंस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि दीज प्रिंसिपल फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग एन इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल्स फोकस करते हैं डिजाइन पर, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम। बेसिकली कॉर्पोरेट के दो सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं, एक गवर्नेंस सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं और एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल हैं। आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए जो गवर्न कर रहा है और आपका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए। सिस्टम के अंदर 6 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला, आपका सिस्टम, आपका निजाम ऐसा होना चाहिए जो कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे, आसानी क्रिएट करे, फायदा क्रिएट करे। वो कहते हैं बेनिफिट रियलाइजेशन, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सब लोगों को फायदा हो इस आईटी के सिस्टम से, रिस्क मिनिमाइज हो और रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज किया जाए। सर देखिएगा, रिस्क के साथ वर्ड ऑप्टिमाइजेशन ही लिखा हुआ है, क्योंकि रिस्क मिटिगेशन जो है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता। एक मिनट पॉज कीजिएगा। कि जिसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि जी आप आईटी सिस्टम के इस्तेमाल से स्टेक होल्डर जो है ना उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, बेनिफिट मैक्सिमाइज हो जाए, प्रॉफिट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, रिस्क ऑप्टिमाइज हो जाए। इसका मतलब ये है कि रिस्क में जो साइबर सिक्योरिटी या जो आईटी से रिलेटेड रिस्क है वो मिनिमम रहे।
और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव किया जाए। पर इन तीनों चीजों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच ये है कि ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ प्रोसेस है, स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड इंफॉर्मेशन, कल्चर, पीपल एंड टेक्नोलॉजी दैट मस्ट वर्क टुगेदर नॉट इन सीलोज। सर जी वो कहता है कि ये कंप्लीट सिस्टम है, इदारे के प्रोसेस, स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन, कल्चर, पीपल और टेक्नोलॉजी, इसको समझना, ये सब इकट्ठे काम करते हैं। और सीलोस का मतलब है टुकड़ों में काम नहीं करते। डायनामिक गवर्नेंस सिस्टम, द गवर्नेंस सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। गवर्नेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब है सर, गवर्नेंस जो है वो डायरेक्शन सेट करे, ऑब्जेक्टिव सेट करे और ओवरसाइट करे, उसको देखे। और मैनेजमेंट का अलहदा काम है, मैनेजमेंट प्लान करे और एग्जीक्यूट करे एक्टिविटीज को। तो भाई ये दो अलहदा काम करे। डायनामिक गवर्नेंस क्या था, फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव टू चेंजेस हो। होलिस्टिक है कि ये कंप्लीट सिस्टम हो और ये टुकड़ों में अलहदा काम ना करे। फिर उसके बाद पांचवा प्रिंसिपल है टेलर टू एंटरप्राइज नीड्स, जो गवर्नेंस कस्टमाइज हो और ऑर्गेनाइजेशन की नीड, साइज, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। सर आपका जो सिस्टम होता है वो हर जगह पर एज इट इज नहीं अप्लाई हो जाता, आपको उसको उस पर्टिकुलर बिजनेस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। एंड टू एंड एंटरप्राइज कवरेज का मतलब है कवर ऑल INT एक्टिविटीज across the entire enterprise, not just the IT department. Three principle for a governance framework कौन कौन से हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, covers all INT activities across the entire enterprise। सर जी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पूरे एंटरप्राइज की, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जहां जहां पर रिक्वायर्ड है, सेल्स में भी तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, परचेज में भी जरूरत है, प्रोक्योरमेंट में भी जरूरत है। IT डिपार्टमेंट तो एक डिपार्टमेंट है जो कि उस IT के सॉफ्टवेयर को, चीजों को हैंडल कर रहा है ना, लेकिन ओवरऑल सारी कंपनी में इसकी नीड है INT। थ्री प्रिंसिपल फॉर अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सर जी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तीन प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला, बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, COVID 2019 is built on a clear and structured model that defines the key component and their relationship, making the framework easy to understand, apply and use consistently। सर जी क्लियर और स्ट्रक्चर मॉडल होना चाहिए। दूसरा आ गया ओपन एंड फ्लेक्सिबल। द फ्रेमवर्क इज नॉट रिजिड, फ्रेमवर्क रिजिड नहीं होना चाहिए, अपडेट किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। अलाइन टू रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स, ये कॉर्पोरेट 2019 मस्ट बी अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क, जो इसकी एक्सेप्टेंस, क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रेशन को बढ़ाता है और इंटीग्रेशन को आसान करता है। तो गवर्न कर रहे हैं आप फ्रेमवर्क को। फ्रेमवर्क की गवर्नेंस में तीन चीजें, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ओपन और फ्लेक्सिबल है, रेलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ अलाइंड है। Provide stakeholder value, holistic approach, dynamic governance system, governance distinct from management, tailored to enterprise need और end-to-end enterprise coverage। सर जी ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं गवर्नेंस सिस्टम कंपोनेंट। द गोल कैस्केड link enterprise objective with INT goals, ensuring that the technology initiative directly support business strategy and delivers value। गोल कैस्केड का क्या मतलब है? बेसिकली सब लोगों के गोल अलाइंड होने चाहिए, और जो गोल कैस्केड है यानी हर डिपार्टमेंट का जो गोल है ये एंटरप्राइज को लिंक करना चाहिए।
विद आईटी गोल्स और आईटी के गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। That technology initiatives directly support business strategy and delivers value। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो वो कहता है ब्रिज बिजनेस एंड आईटी, आपके बिजनेस और आईटी को अलाइन करे, ब्रिज करे, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, मैप्स गोल अक्रॉस फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ डायमेंशन। दो लेवल्स हैं, एक एंटरप्राइज गोल्स हैं जो 13 प्लॉट स्ट्रेटजीज हैं और एक अलाइनमेंट गोल्स हैं जो 17 आईएनटी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट सपोर्ट एंटरप्राइज गोल। एंटरप्राइज गोल जो है ना वो अलाइन कर देते हैं गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। बुनियादी तौर पे एंटरप्राइज के क्या गोल्स हैं और फिर 17 उसने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं जो आपके ओवरऑल आईटी के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है इवेल्यूएट हाउ वेल आईएनटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट अचीव्स एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। आईएनटी गवर्नेंस ने कितना बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। एंश्योर प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन कल्चर आर अलाइंड एंड इफेक्टिव। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइज वैल्यू रिस्क मैनेजमेंट एंड रिसोर्स यूज। स्कोप की बात करूं तो अप्लाई टू गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, information quality and culture या behavior, provide a holistic view of INT governance। सब बुनियादी तौर पे जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात आती है तो वो कहता है भाई कैसा परफॉर्म किया पता तो चले, तुम्हारे आईटी डिपार्टमेंट ने क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फायदा पहुंचाया है ऑर्गेनाइजेशन को, आप और उसके अलावा कितनी कमी रह गई, कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको देखिए। अप्लाई टू गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन क्वालिटी एंड कल्चर या बिहेवियर, प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ आईएनटी गवर्नेंस मेजर। component of the performance management system। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले आ गई कैपेबिलिटी लेवल। कैपेबिलिटी लेवल क्या है सर? ये परफॉर्मेंस को रेट करता है 0/5। अच्छा, अब ये असेस करता है एग्जीक्यूशन को और आउटकम को और इस बेस पर वो परफॉर्मेंस को देखता है। लेवल एक्सप्लेन किए हुए ऑलरेडी। अगर तो प्रोसेस इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब है लेवल 0 है। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया और बेसिक पर्पस पूरे कर रहा है तो फिर इसका मतलब है लेवल 1 है। अगर प्रोसेस प्लान्ड है, मॉनिटर्ड है, कंट्रोल्ड है, डिफाइंड इनपुट और आउटपुट है तो ये लेवल 2 है। अगर प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड है अक्रॉस द एंटरप्राइज विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस तो ये लेवल 3 है। अगर प्रिडिक्टेबल है यानी अब एक है कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं फिर तो फारिग। परफॉर्म कर रहा है, बेसिक काम कर रहा है। तीसरा परफॉर्म प्लान कंट्रोल्ड है प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट डिफाइन हो गए तो ये लेवल 2 है। अच्छा, तीसरे लेवल में तो वो क्या है, एक पूरा कंप्लीट है, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चल रही है। चौथे पे आपका क्या सिस्टम है और आगे फ्यूचर क्या हो जाएगा प्रिडिक्ट भी कर पाता है तो ये लेवल 4 है। और ऑप्टिमाइज का मतलब है कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव भी होने लग गया है, एक साइकिल में बात चल गई है। कंप्लीट है, अपना काम कर रहा है, प्लान्ड इनपुट आउटपुट है, डिफाइंड इनपुट आउटपुट है, एस्टेब्लिश्ड है, प्रिडिक्टेबल है और ऑप्टिमाइज। Each level builds on the previous one, requiring evidence of execution, management, and refinement. Each level builds on the previous one, requiring evidence of execution, level 1 management, level 2 refinement, level 3 to 5। सर ये कैपेबिलिटी लेवल।
उसके बाद आ गया रेटिंग स्केल। The rating scale quantifies the degree to which a process achieves its capability. सर जी आपको एक स्केल बना देते हैं, अगर 85% से ज्यादा अचीव किया हो तो आप फुली अचीव कहते हैं, 50 से 85% तो लार्जली अचीव, 15 से 50% तो पार्शली अचीव्ड, और 15% से भी कम है तो वो कहते हैं नहीं फिर फारग है, कोई नॉट अचीव। रेटिंग आर एविडेंस बेस्ड। सर जी आप जो रेटिंग देते हैं ये एविडेंस बेस्ड होती है, रिलाइंग ऑन आर्टिफैक्ट्स लाइक प्रोसेस आउटपुट ऑब्जर्वेशन and metrics. For instance, a level 2 process require evidence of planning and monitoring. This scale ensures objectivity and repeatability in assessment, supporting improvement planning. वो कहता है कि अगर लेवल 2 का प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्लानिंग और मॉनिटरिंग। सर जी इधर देखिएगा जरा, लेवल 2 में क्या था? प्लान हो, मॉनिटर हो, कंट्रोल हो, इनपुट आउटपुट डिफाइंड हो। अगर आप लेवल टू को देख रहे हैं तो आपने उसको बाकायदा प्रूफ देखने कि क्या प्लानिंग की एविडेंस है, क्या मॉनिटरिंग की एविडेंस है, और अगर फॉर इंस्टेंस लेवल टू प्रोसेस रिक्वायर एविडेंस हो, और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। सर जी ये रेटिंग स्केल था। मेच्योरिटी लेवल क्या है? जब ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम मेच्योर हो जाए, स्पेसिफाई फोकस एरियाज, अचीव व्हेन ऑल रिलेटेड प्रोसेस रीच देयर टारगेट कैपेबिलिटी लेवल। जो उसका टारगेट कैपेबिलिटी था वो पूरा कर दिया। मेच्योरिटी लेवल मिरर्स कैपेबिलिटी लेवल 0 to 5 बट अप्लाई टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस। अच्छा जी मेच्योरिटी है, कितना मेच्योर हो चुका है कैसे पता चलेगा? एक सिस्टम अगर गवर्नेंस एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब अभी मेच्योर नहीं हुआ। अगर बेसिक प्रोसेसेस परफॉर्म किए गए हैं तो इसका मतलब लेवल 1 है, और अगर प्रोसेस को मैनेज किया जा रहा है तो लेवल 2 है, और अगर स्टैंडर्डाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम है तो लेवल 3 है, और द सिस्टम इज प्रिडिक्टेबल विद डाटा ड्रिवन कंट्रोल है, लेवल 4 है। द सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड थ्रू कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट है तो लेवल 5 है। प्रैक्टिकली यही 5 लेवल्स उधर भी थे, लेकिन आप मेच्योरिटी लेवल देखने लगे हैं कि ये जो सिस्टम बनाया है ये कितना मेच्योर है। अगर उसको कोई हैंडल करने वाला उस सिस्टम को कोई गवर्न नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है वो लेवल 0 पे है। बेसिक प्रोसेसेस को परफॉर्म किया जा रहा है इनकंसिस्टेंटली तो लेवल 1 है। प्लानिंग प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है तो लेवल 2 है। स्टैंडर्डाइजेशन है तो लेवल 3 है। प्रिडिक्टेबल है तो लेवल 4 है। और द सिस्टम इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूव। आप गौर तो करेंगे ये पांचों बातें अभी पढ़ी हैं यहाँ पर। एक मिनट जरा ये देखिए, ये सर सारे यही लेवल है 5। हमने लेवल डिफाइन किया, अब उसके बाद मेच्योरिटी डिफाइन कर रहे हैं ना। बेसिकली कैपेबिलिटी है कि परफॉर्मेंस क्या चल रही है, किस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं। और आप देखिए लेवल 5 में था इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं, लेवल 4 में था प्रिडिक्टेबिलिटी, लेवल 3 में था स्टैंडर्डाइजेशन, लेवल 2 में था मैनेजमेंट, लेवल 1 में था परफॉर्मेंस, लेवल 0 में इनकम्प्लीट। अब आप मेच्योरिटी लेवल देखिएगा, लेवल 0 में इनकम्प्लीट, लेवल 1 में बेसिक परफॉर्म हो रहे, लेवल 2 में मैनेजमेंट हो रही है, लेवल 3 में स्टैंडर्डाइजेशन है, लेवल 4 में प्रिडिक्टेबिलिटी है, लेवल। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये तो बिल्कुल सेम ही है सर। हम्म, अच्छा जी ये तो था इनेक्जर ए। मैंने बस इनेक्जर ए में वो 3-4 जो पिक्चर्स थी वो वो यही 6-7 तस्वीरें ही थी, सिर्फ उनको खत्म करके उसको टेक्स्ट में लेके आऊं ताकि चीजों को ज्यादा कंसाइज कर सकूं। बाकी सारा कुछ कवर करवाया है आपको इसमें।
सर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल। सर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन और काउंसिल, ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये वाली बात थी पहली। यहां से करनी थी बात यार, ये तो कर भाई यहां से रिकॉर्डिंग अब दोबारा शुरू करनी, पहली बात खत्म। जी सर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रह गए थे कल की, छोटी सी बात है, इसको भी देख लीजिए। जो एक काउंसिल बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन की, एक्रेडिटेशन काउंसिल है ये, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इनका काम होता है ये देखना कि सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के को एक्रेडिट करते हैं कि, फिर रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स है, फिर मॉनिटर कंप्लायंस एंड रिवोक एक्रेडिटेशन फॉर वायलेशन। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली इन इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी बात करें। क्रेडिट करना, उसको देखना कि इसका क्या लेवल है, ये कितना बेहतर काम कर रहे हैं, क्या उनको लाइसेंस देना है, उनको काम करने देना है, उनको अप्रिशिएट करना है या उनको लाइसेंस ही खत्म करना है। सर ये नहीं सर जी, ये सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये सीएस नहीं सर जी, ये कमेटी काउंसिल बनाई जाती है, इसमें 5 लोग होते हैं, ये क्रेडिट करते हैं, ये दर्जा बताते हैं कि भाई इस सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या कितना एतमाद है, कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सर इनके पास पूरी रिपोजिटरी होती है डिजिटल सर्टिफिकेट्स की, किस किस को सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, किस किस के नाम पर सर्टिफिकेट है जो ये काम कर सकते हैं, और ये कंप्लायंस और रिवोक कर देते हैं एक्रेडिटेशन फॉर वायलेशन। सर जी ट्रांजैक्शंस करने की अथॉरिटी किस किस को है, अब पॉइंट समझ आ रहा है, और किन को सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन हो सकती है। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यानी ये हम सारे इदारे हैं, एसबीआई इदारा है, राइज इदारा है, पैक इदारा है, स्कैन इदारा है। सर ये इदारा है, आई कैप सर्टिफिकेट कर रहा है, आई कैप रेगुलेट कर रहा है। इसी तरह ही इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क ऑफ कौन सर्टिफिकेट देगा, अब पूरी काउंसिल है, उसमें ये काम है उनका, वो एक क्रेडिट करती है, सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी है, applies to acts outside Pakistan if they impact Pakistani system, override effect, supersede conflicting laws, और amendment of other laws में आ गया कानूनी शहादत, recognize electronic document and automated system output as admissible evidence, define standards for providing electronic signature। सर इतनी सी बात थी, खैर डन है सर जी। क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेबिलिटी है, लॉज में कोई तब्दीली है, कौन सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, सर्टिफिकेट कौन कौन इशू करेगा, सर्टिफिकेट इशू करने वाले ये लोग हैं, क्रेडिट करते हैं कि ये सर्टिफिकेशन जो इशू सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये कैसा काम कर रहे हैं, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स को मेंटेन करना और मॉनिटर करना कि कोई ये जो इनको सर्टिफिकेशन दी इसकी वायलेशन तो नहीं कर रहा। ले सर ये सारी डिस्कशन थी इसके हवाले से। इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी 4 बजे, जब हम बात कर रहे होंगे, मंडे वाले दिन 4 बजे जब हम बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह रिवीजन। डन सर जी।